मैंने आपको अभी तक क्या क्या कराया? मैंने आपको अभी तक कराया है राशियां, भाव, राशियों के स्वामी इंडिपेंडेंट निकालने सिखाए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों के बारे में बता दिया कि नहीं? चलिए, आज का टॉपिक है राशियों का। 12 की 12 राशियों से आपको ये तो पता लग गया ना कि किस तरह से निकालते हैं, कौन से भाव का स्वामी कौन कौन होगा। ये तो टॉपिक हो गया ना क्लियर आपको? हाँ जी रीना, माइक 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 अनम्यूट करो। सॉरी सर। राशियां सर उनके स्वामी और ऊंच नीच का सर आपने पहले ही कराया हुआ था। और अब ये जो 12 हाउसेज हैं तो फर्स्ट में कौन आया, सेकंड में कौन आया, तो कौन से लगन की कुंडली हुई, तो सर ये पता चला। टॉपिक क्लियर है विक्रम आपको भी और समीर आपको भी? हाँ सही है। मैंने वीडियो भेजा हुआ है आपको ग्रुप में। आज का टॉपिक है राशियों का स्वभाव। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राशियों का स्वभाव, राशियों का स्वभाव जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, हम उसके बात करेंगे। 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। फिर द्विस्वभाव, ठीक है, यानी कि मूवेबल, here is fixed and here is doomed। ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। पहली राशि यानी कि मेष, चौथी राशि यानी कि कर्क, 7वीं तुला और 10वीं मकर। ये जो 4 राशियां होती हैं ये मूवेबल साइन होती हैं, यानी कि चर राशियां मानी जाती हैं। उसके बाद दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं ये स्थिर राशियां होती हैं। और तीसरी, 6वीं, 9वीं और 12वीं स्वभाव यानी कि ड्यूअल राशियां मानी जाती हैं। एक मिनट। पहली, चौथी, 7वीं, 10वीं, ठीक है। पहली, चौथी, 7वीं, 10वीं मूवेबल, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं फिक्स और तीसरी, 6ठी, 9वीं, 12वीं ड्यूअल साइन राशियां यानी कि द्विस्वभाव राशियां जो हैं वो मानी जाती हैं। ठीक है। अब ये जो चर राशियां होती हैं वो क्या होता है? चर आप जैसा इसके नाम से देखिए, मूवेबल यानी कि मूव करने वाली राशि। मूव करने वाली राशियों का मतलब ऐसी राशियां जो मूव करती हैं, जिन्हें मूवमेंट्स पसंद है, जो स्टेबल नहीं है। अगर आपका लग्न पहला है, चौथा है, 7वां है और 10वां है, यानी कि आप मेष लगन के हैं, कर्क लगन के हैं, तुला लगन के हैं या मकर लगन के हैं, तो आप मूवेबल साइन में पैदा हुए हैं, यानी कि चर स्वभाव लेकर पैदा हुए हैं। अब चर स्वभाव क्या होता है? चर स्वभाव होता है जो मूव करना पसंद करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सोफा यहाँ लगा रखा है, 6 महीने गुजरे,
चर क्या होता है? मूवमेंट। स्विंग्स ऑफ मूड। हाँ, मूवमेंट। एक सोफा यहाँ लगा हुआ है और वो सोफा जो है वो 6 महीने पड़ा हुआ है, 6 महीने बाद मुझे खुद इरिटेशन हो जाएगी कि यार नहीं, ये इसकी ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। दैट इज द नेचर। ये आपकी ह्यूमन टेंडेंसी है, चर वालों की, जितने भी चर के लोग आते हैं, जितने भी मूव करने वाले लोग, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। तो ऐसे लोग जिनकी साइंस जो है वो मूवेबल हैं, जो चर के लोग हैं, उन्हें जिंदगी में मूवमेंट बड़ी पसंद होती है। वो कभी भी एक जगह टिककर काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके नेचर में मूवमेंट है। उन्हें बार बार मूवमेंट चाहिए। वो एक जगह, ये जो नेचर है ना, ये उनकी डेली रूटीन की जिंदगी में भी आएगा। इसलिए वो बार बार अपनी जॉब्स को, अपने प्रोफेशन को चेंज करते हैं या उसमें अपडेट करते हैं। अगर वो अपडेट करते हैं तो वो ग्रो करते हैं, लेकिन अगर वो चेंज करते हैं तो वो डाउन जाते हैं। दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस फॉर मूवेबल साइंस। अगर वो आप जो काम कर रहे हैं उसको अगर आप अपडेट करते हैं तो ग्रो करते हैं, अगर वो चेंज करते हैं तो डाउन जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम मूवेबल वालों के साथ देखा गया है, या तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं या बिल्कुल ही स्टार बन जाते हैं, मिड में नहीं रहते कभी भी। जितने भी लोग मूवेबल साइन के लोग हैं वो कभी भी टिक के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज वो मूवेबल है, उन्हें मूव करना। आप हर वो आदमी जिसका आपको ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक इन द सेंस आधा घंटा काम किया, बाथरूम करने जा रहे हैं, आधा घंटा काम किया, पानी आने दो, पानी पीने जा रहे हैं, आधा घंटा काम किया, अच्छा मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। मतलब हर आधे पौने घंटे में जो बंदा ब्रेक ले रहा है ना काम को करते हुए, वो आप समझ सकते हैं उसको देख के कि ये बंदा मूवेबल साइन का आदमी। वो बंदा कभी भी जिंदगी में टिक के काम नहीं करेगा, और उसका कुछ नेचर इस तरह का होता है कि जब चीजें स्टेबल होने लग जाती हैं तो उसकी लाइफ में नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। इसलिए उसको चीजों को भी मूवमेंट करते रहना चाहिए, उनको लाइफ में मूवमेंट करते रहना चाहिए, बिकॉज वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो वो स्टक हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी से भर जाएगा। तो ऐसे लोग मार्केटिंग के कामों में, रोटेशन के कामों में, इस तरह के कामों में ज्यादा कामयाब होते हैं, बिकॉज वो उनकी ह्यूमन टेंडेंसीज को मैच करते हैं। घूमने फिरने वाले काम जो है, आउटिंग करने वाले जो काम हैं, उनमें ऐसे लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, ये उनके नेचर में होता है। अगर आपको एक व्यक्ति के घर में हर 6 महीने बाद अगर चीजें चेंज दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वो बंदा जो है वो मूवेबल साइन का बंदा है। एक व्यक्ति हर आधे पौने घंटे में ब्रेक ले रहा है, दैट इज वो मूवेबल साइन का बंदा है। उससे आप उसके नेचर को और उसकी टेंडेंसीज को समझ सकते हैं। आप उसके नेचर को और उसकी टेंडेंसीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसकी मूवेबल साइन को देखते हुए। दूसरी पॉइंट्स हमारे पास आती हैं स्थिर नेचर की, यानी कि फिक्स्ड साइन की। 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, ये फिक्स्ड साइन है। अगर आपका लगन इनमें से कुछ है तो आप स्थिर स्वभाव के लोग हैं। अब स्थिर स्वभाव के लोग कैसे होते हैं? जिन्हें मूवमेंट पसंद नहीं है। अब मूवमेंट वाले तो लोग जिंदगी में रिस्क ले लेते हैं क्योंकि उनको पंगे लेने की आदत होती है। सिर्फ स्थिर स्वभाव के लोग नहीं पंगे लेते हैं। स्थिर स्वभाव वाले पंगे नहीं लेते हैं। तो है, हाँ, ये टिक के काम करने वाले हैं। अच्छा, इनके नेचर में आप देख सकते हैं, इनको कोई काम दे दो, अगर आपको टेस्ट करना है कि इनकी मेंटालिटी कैसी, इनको काम दे दो,
ये सुबह से लेकर शाम तक उस काम को करने में लगे रहेंगे। इन्हें ना तो बीच में भूख लगेगी, ना खाना खाना है, ना बाथरूम जाना है, ना कहीं उठ के जाना है। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता ना, पीछे पड़े रहते हैं, उस काम लगे रहते हैं। जितने ऑफिशियल काम है ना, उनके लिए सबसे फिट है ये लोग, सबसे फिट ऑफिशियल कामों के लिए, स्थिर स्वभाव के लोग। जिंदगी में कभी भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते इस तरह के लोग। सर ये फुली डिसिप्लिन में रहते हैं, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, जिंदगी में रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इन्होंने अगर जिंदगी में एक बार मकान बना लिया तो ये समझ लीजिए कि ये सारी जिंदगी के लिए बन गया। इनका कहना है यार जिंदगी में एक ही बार मकान बना, दोबारा नहीं बना। बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है इनकी। जबकि मूवेबल वाले क्या करते हैं, 2-4 साल बेचो, नया बनाएंगे। वो मूवेबल का नेचर है। और एक बार मकान बना लिया तो सारी जिंदगी की अचीवमेंट जमा पूंजी होगी, वो फिक्स वालों का काम। कभी भी मूवेबल वाले फिक्स्ड में सक्सेसफुल नहीं होते, और सक्सेस वाले मूवेबल मूवमेंट को पसंद नहीं करते। नेचर में डिफरेंस आ गया। और तीसरा पॉइंट आता है जब हम द्विस्वभाव की बात करते हैं, यानी कि ड्यूअल नेचर की बात करते हैं। दे आर ड्यूअल इन नेचर, दो तरफा स्वभाव है। 6, 9 और 12 ये 4 राशियां ऐसी हैं जो द्विस्वभाव की राशियां मानी जाती हैं। 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव की राशियां मानी जाती हैं। तो सर इनके अंदर 2 व्यक्ति तब काम करते हैं सर। हाँ? सर इनके अंदर 2 व्यक्ति तब काम करते हैं। 2 व्यक्ति तब काम करते हैं। कब किस मौके पर क्या डिसीजन हो जाए ये इन्हें खुद नहीं पता होता। ये मौके की परिस्थिति को देखते हुए जिंदगी के फैसले लेते हैं। सर मैं मिथुन लगन से हूँ। आप मिथुन लगन की है ना। स्वार्थी होते हैं द्विस्वभाव वाले, अपना फायदा पहले देखते हैं। जहां इनको प्रॉफिट नजर आएगा वहां ये एट द लास्ट मोमेंट भी ये टर्न कर जाएंगे। और बुरा नहीं करते सर किसी का है, मैंने कहा सर बुरा नहीं करते, गलत नहीं करते, बुरा नहीं करते, लेकिन अपना फायदा पहले देखते हैं। मे भी हो सकता है सर। सर और बताता हूँ, घर से निकले हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, घूमने फिरने जाना, सर, चंडीगढ़ चलते हैं, वे लेकिन पता चेंज लगा कर करके जाएंगे सर, वे चेंज कर करके जाएंगे। चंडीगढ़ की ट्रेन कैंसिल है और दिल्ली की लगी हुई है। तब ये कहेंगे यार अब घर से तो निकल ली है, घूमने ही जाना चंडीगढ़, तो दिल्ली से ही, तो दिल्ली वाली ट्रेन। यानी कि लास्ट मूवमेंट पे जैसी परिस्थिति वैसा फैसला। 3, 6, 9, 12 बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स होते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, मौके की नजाकत को समझते हैं और लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलने देते भी क्या करने वाले हैं। सर क्विक डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन क्विक लेते हैं, लेकिन जहां परिस्थिति इनके फेवर में ना हो वहां बदल भी जाते हैं, है ना। वो तो चलो, ये मैं लगन की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा भी देखा जाता है इन चीजों के लिए, चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होती है हमें इन चीजों के लिए, है ना। तो ये 3 प्रकार के लोग हमारे बीच में आ गए, चर, स्थिर और द्विस्वभाव के। क्लियर है इतना टॉपिक। इसके अलावा FEAW, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल।
ये 4 प्रकार के जो तत्व हैं ये भी ज्योतिष में यहाँ पर माने जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, पहली 5वीं और 9वीं राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। दूसरी 6ठी और जो 10वीं राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तीसरी 7वीं और 11वीं जो राशि है वो वायु तत्व की राशि है। चौथी 8वीं और 12वीं जो राशि है वो जल तत्व की राशि है। और जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं उन्हें क्षत्रिय वर्ण में माना जाता है। क्षत्रिय वर्ण होता है इनका। पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं ये वैश्य वर्ण में मानी जाती हैं। वायु तत्व की राशियां शूद्र वर्ण में मानी जाती हैं और ये ब्राह्मण वर्ण में मानी जाती है। पुराने समय में जाति पाति नहीं हुआ करती थी, सभी लोग सनातनी हुआ करते थे। धर्म सबका सिर्फ सनातन धर्म था। उस समय पर कैसे बंटवारा होता था कि ये बनिए का काम करेगा, ये राज करेगा, ये सेवा करेगा, ये ब्राह्मण का काम करेगा, वो कैसे देखा जाता था। आज हमारे यहाँ पर जाति पाति है, लेकिन उस समय में जाति पाति नहीं थी। उस समय इस क्राइटेरिया से निकाला जाता था, व्यक्ति की जन्म कुंडली ये बताती थी कि ये क्या काम करने वाला, यानी कि उसका अगर लगन पहला 5वां और 9वां है तो वो क्षत्रिय वर्ण में आ गया। क्षत्रिय वर्ण का मतलब वो राज करेगा, वो शासन करेगा। क्षत्रिय शासन करते थे, सभी सनातनी थे, ब्राह्मण संतान हुआ करते थे, ऋषियों की संतान हुआ करती थी और यहां से कैटेगरी बांटी जाती थी। जो 2, 6 और 10 में आ गए लगन में, वो बनिए व्यापार किया करते थे, वैश्य वर्ण में आया करते थे। तीसरा, 7वां और 11वां लगन वो शूद्र थे, यानी कि सेवा करने के लिए उनका चयन होता था। और चौथे, 8वें और 12वें लगन के जो लोग थे वो ब्राह्मण वर्ण के लोग माना जाते थे, यानी कि उन्हें ज्ञान अर्जन करना, पढ़ाना, गुरु की गद्दी मिलना, ये उनके क्राइटेरिया में माना जाता था। सर्वश्रेष्ठ चौथा, 8वां, 12वां माना जाता था, क्योंकि ब्राह्मण को उस समय सबसे ऊंचा माना जाया करता था। सनातनी लोगों ने कैटेगरी जो बांटी, सनातनी लोगों ने जो कैटेगरी बांटी, वो कैटेगरी जो है वो इस तरह से बांटी थी। उसके बाद जब लोग इन कैटेगरियों में बंट गए तो फिर उनकी जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम होने लग गया और ये जातियां बन गई। अदरवाइज जाति को देखने का तरीका ये हो, अब कोई जाट बिरादरी का आदमी है मान लीजिए, और उसका लग्न 4 नंबर आ गया या 8 आ गया या 12 आ गया, तो जन्म उसका बेशक जाट बिरादरी में हुआ हो, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण माना जाएगा। या उसकी राशि अगर ये आ गई, चंद्रमा इन राशियों में आ गया, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। उसका जन्म का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ब्राह्मणों के कर्म करना होगा। इस तरह से आप व्यक्ति के कर्म का निर्धारण जो हुआ करता था पुराने समय में, कुछ इस तरह से हुआ करता। आज की करवा दो, एक 2 महीने पहले वाली भी करा दो। नहीं, बेसिक वाले में 2-3 महीने पहले भी करवा दो, इसमें 3 महीने मतलब फ्रेश डेट पे करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैटेगराइज इस तरह से इसको किया जाता है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब हम एक व्यक्ति को देख के जान सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह के गुण हैं, यानी कि अगर वो पहला, 5वां और 9वां लगन लेकर पैदा हुआ है तो उसके अंदर गुण भी क्षत्रियों वाले होंगे। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व देखने का मतलब क्या होता है, क्षत्रियों वाले गुण लेके पैदा हुआ है, दैट मीन्स लीडरशिप क्वालिटी लेके पैदा हुआ है।
लीड करने की पावर लेके पैदा हुआ है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा, ईगो बहुत होगी, इस तरह का नेचर, इस तरह का जो क्राइटेरिया है उसका दिमाग में चल, उस तरह का उसका नेचर होगा, उस तरह का बिहेवियर होगा। अगर वो 2, 6, 10 की कैटेगरी में पैदा हुआ है, यानी कि उसका लगन ये आ रहा है, तो वो कैलकुलेटेड होगा, कैलकुलेशन के माइंड वाला होगा, बढ़िया बुद्धि होगा, बिजनेसमैन होगा। वो चाहे जिस मर्जी बिरादरी में पैदा होगा वो बिजनेस करेगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन का माइंड जो है वो ज्यादा चलता है और उसी में वो कामयाब होगा। 3-7 वाले जो लोग होंगे उनके अंदर सेवा भावना होगी, वो शूद्र होंगे, उनका नेचर ही सेवा करना होगा, वो समाज सेवा करेंगे, वो लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के काम आएंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, वो इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। और जो 4, 8, 12 वाले लोग होंगे वो ब्राह्मण वर्ण में पैदा होंगे, वो विद्वान होंगे, वो ज्ञान हासिल करने की तरफ भागेंगे, उनका नेचर, उनका बिहेवियर एज सच ब्राह्मणों वाला होगा। बेशक वो ज्ञान की तरफ ना भी जाए, लेकिन उनका जो नेचर और बिहेवियर होगा वो ब्राह्मणों वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह का नेचर जो है आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, और इसको भी 3-3 कैटेगरीज में आगे बांट सकते हैं। वो आपको एनालाइज करना मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। जैसे ये 4, 8 और 12 ये तीनों ब्राह्मण वर्ण के हैं। अब ब्राह्मण क्या है? जल तत्व है। अब मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। अभी जैसे मैंने क्षत्रियों की बात की तो ये अग्नि तत्व में आ गए। अग्नि तत्व का मतलब क्या हुआ? गुस्सा, अग्रेशन, प्रेस्टीज, स्टेटस, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, ये सारे 159 वालों में मिलेंगे आपको। और जब हम पृथ्वी तत्व की बात करेंगे तो पृथ्वी तत्व क्या है? जमीन। ऐसे लोग जो होंगे 2, 6, 10 वाले जमीन से जुड़े हुए होंगे, यानी कि डाउन टू अर्थ होंगे, बड़े प्रैक्टिकल होंगे, बहुत कम बात करते होंगे, लेकिन जितनी बात करते होंगे सटीक बात करते होंगे। ठीक है। और वायु तत्व के लोग, वायु के नेचर वाले, एडवांस डिप्लोमा ये बनेगा। एडवांस डिप्लोमा क्या होता है? कोर्स का नाम क्या होता है? कोर्स का नाम होगा डिप्लोमा इन न्यूमरोलॉजी और एडवांस डिप्लोमा इन न्यूमरोलॉजी। एडवांस न्यूमरोलॉजी थोड़ी होगी। कोर्स का नाम ये है। हाँ, एडवांस डिप्लोमा इन, मैंने क्या लिख के दिया है? यही लिखा हमने को। पर देखो तो कुछ चीज नहीं है जो हमने लिखा। आपने लिखा है एडवांस। हाँ, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और प्रोफेशनल डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा करा। ठीक है। तो जो वायु तत्व की बात आ जाएगी, वायु तत्व की बात का क्या मतलब है? वायु तत्व मीन्स हवा। अब जितने भी आपको ये लोग मिलेंगे ना 3, 7, 11 वाले, जैसे हवा चलती है वैसे इनके दिमाग में थॉट्स चलते होंगे, ज्यादा सोचने वाले। अच्छा, मुंह से भी बातें करने वाले लोग होंगे, बहुत बोलते होंगे, बहुत बातूनी होंगे 3, 7, 11 वाले। रीना खुश हो रही है सुन के, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना? बहुत बातूनी होंगे। क्यों? क्योंकि 3, 7, 11 है, वायु तत्व आ गया। जैसे हवा तेजी से चलती है, ये बातें तेजी से करते हैं। बात करने के लिए भी हवा का ही सहारा लिया जाता है, और थॉट प्रोसेस भी हवा ही है बेसिकली। दिमाग में बहुत आइडियाज हैं, चल रहे हैं ऐसे फ्लो में, लेकिन सेवा भावना होती है बिकॉज शूद्र है। अब शूद्र हम छोटी जाति को नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय इसको छोटी जाति नहीं माना जाता था। उस समय इनका काम निर्धारण था सेवा करना। और 4, 8, 12 क्या है? जल। जल क्या है? पानी, बहता हुआ पानी। जल भावना ही होता है, तो नेचुरल है 4, 8, 12 वाले जितने भी लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। अब यहाँ पर जल को भी 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। पानी को 3 कैटेगरी, एक ऊपर चलती हुई परत जो आपको दिखाई दे रही है, एक बीच वाली परत, एक सबसे निचली परत। ये जो 4 है ना, वो ऊपर चलती हुई परत है, दिखाई दे रही है आपको, चलती हुई परत है, दिखाई दे रही है। इसीलिए अगर कोई 4 नंबर लगन का बंदा आपको मिल जाए तो आप ये मान के चलना कि उसके दिल के अंदर पाप नहीं है। क्यों नहीं है?
जो अंदर से है वही बाहर है, वो दिखाई दे रहा है। अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो उसके चेहरे से दिखाई देगा कि ये गुस्सा आ रहा है, अगर वो खुश है तो उसके चेहरे से दिखाई देगा कि ये खुश है। 8 नंबर का आदमी मिल जाए आपको, 8 नंबर लगन का, तो इसका मतलब बीच वाली परत है पानी की, आपको पानी के अंदर घुसना पड़ेगा, यानी कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए इजीली इनको समझना आसान नहीं होता, इजीली दूसरों की समझ में नहीं आते, अंदर जाना पड़ता है इनको समझने के लिए। इनके साथ कनेक्शन बड़े गहरे होने चाहिए, तभी अपनी भावनाएं दूसरों को व्यक्त करते हैं। और जो 12 नंबर वाले होते हैं, सबसे निचली परत होती है पानी की, उनको तो कोई नहीं वैसे समझ सकता। वो जो दिखाई देते हैं वो होते नहीं एक्चुअल में, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, लेकिन इमोशनल होते हैं। लेकिन जितने 12 नंबर के लोग आपको मिलेंगे ना, वो होंगे डायमंड्स होंगे, जेम्स होंगे, बिकॉज सबसे निचली परत में जीव जंतु भी रहते हैं, सारे स्टोन, सारी जड़ी बूटियां, सारी वनस्पतियां वहां मिलेंगी आपको, यानी कि 12 नंबर के लोग गुणों का भंडार मिलेंगे आप। लेकिन हिडन रखेंगे ना सर, वो हिडन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, हिडन रहते हैं, सीक्रेटिव रहते हैं। उन गुणों का फायदा कौन लेगा? जो पानी के सबसे नीचे तक गोता मारेगा, यानी कि इनके साथ बहुत गहरे रिलेशन होंगे, तब ये अपने सीक्रेट उससे शेयर करते हैं, नहीं तो नहीं करते। समझ आया ये टॉपिक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक व्यक्ति के नेचर को समझने के लिए इन चीजों का हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम किसी व्यक्ति के नेचर को नहीं समझते हैं ना, तब तक हम उसकी साइकोलॉजी को, उसकी मेंटालिटी को नहीं समझ सकते। और ज्योतिष या अंक ज्योतिष सिर्फ एक व्यक्ति की मेंटालिटी और उसको साइकोलॉजी को समझने का सबसे बड़ा तरीका है। और जब आप उसको समझ जाते हैं तो आप उसकी समस्याओं को भी समझ जाते हैं। और जब आपके पास समस्याएं हो जाती हैं, समझने का पावर आ जाती है, तब आप उसकी समस्याओं का सोल्यूशन भी बड़ी आसानी से निकाल, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। समझे बात को? हाँ बोलो। हाँ this is not 159. Don't compare it with numerology. This is number 1. Number 1 is Surya. No, sorry, Mesh, Mangal. 5 is Surya. 9 is Brihaspati. जैसे मैंने 4, 8, 12 को कैटेगराइज किया ना जल में, आप इसको अग्नि में कैटेगराइज कीजिए। अग्नि इज फायर। फायर किस चीज के लिए? 1 क्या है? मेष। मंगल क्या करता है? लीडरशिप करता है, सेनापति है ना। उसके अंदर जो फायर होगी ना, वो लीडरशिप क्वालिटी वाली फायर होगी। इसके अंदर 5 वालों के अंदर स्टेटस के लिए फायर होगी, प्रेस्टीज इश्यूज होंगे। और 9 वाले के अंदर ज्ञान के लिए फायर होगी, क्योंकि वो बृहस्पति है, ज्ञान है। हर चीज को कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ समझना शुरू कर देंगे ना, ये चीजें आपको बड़े आसानी से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली सर ये नंबर्स को देख के ना वो न्यूमरोलॉजी वाला कंसेप्ट सामने आता है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी करते हुए न्यूमरोलॉजी को साथ में नहीं रखना। वो नहीं सर, आपकी बात सही है, बट सर वो अभी आता है क्योंकि पहले न्यूमरोलॉजी पढ़ी है ना, एस्ट्रो के भी ABCD शुरू हुई है, हमें नहीं आती, तो इसलिए नंबर देख के ना सर वो इमेज बन जाती है न्यूमरोलॉजी वाली। अब इन दोनों को सेपरेट करना है। यहाँ मेष है, मेष का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल सेनापति है, तो सेनापति वाली फायर। ये राजा है सूर्य, इसमें राजा वाली फायर। ये देवगुरु है, इसमें ज्ञान वाली फायर। अग्नि को भी 3 हिस्सों में बांट दिया आपने, जैसे जल को 3 हिस्सों में बांटा था, इसको हाँ जी, वो तो क्लियर हो गया सर। ये मतलब 4 पार्ट है, 4 को सर वैसे ही ये 1st, 2nd, 3rd में डिवाइड कर दिया, वो तो सर क्लियर हो गया। अभी दोनों के बीच में हमें गैप देने की जरूरत है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में। मेरा भी यही हो रहा है, अभी इकट्ठा हो जाता है सारा कुछ। अभी मैं इसलिए आपको ज्यादा नहीं करा रहा, धीरे 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 दोनों का तालमेल बैठ जाएगा। इसको याद नहीं करना, आप हमेशा याद रखना। अगर इसको याद करोगे तो भूल जाओगे। इसको लिख लो और डेली सुबह कॉपी खोलो और एक बार आंखों के आगे से निकाल लो, ये सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। रट्टा मारोगे तो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज हो जाओगे।
हाँ वही सर लग रहा है। उसको रट्टा मार लो, इसको आंखों के आगे से निकाल दो बस। ये तो जब आप प्रैक्टिकल्स करने शुरू करोगे ना, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली कुछ होनी शुरू हो जाएंगी। मैं इनके वीडियोस भेजता हूँ दोनों टॉपिक्स के, आपको वीडियोस को देखो अच्छे तरीके से दोनों टॉपिक्स के, और फिर इन्हें समझने की कोशिश करो। वीडियो वैसे हाँ जी, विक्रम ने भी बना दिया होगा, देखो। सर नेक्स्ट टॉपिक सर। क्या होगा सर, एक बार उसका बताना सर, भी क्या रहेगा, सिर्फ ये बता दो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिश्ते। हम अपनी कुंडली में रिश्तों को किस प्रकार से जज करते हैं, ठीक है।